हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे 75 डेज हार्ट चैलेंज के डे 13 में। तो कैसे हो और कैसा है आपका जोश? हाउस द जोश गाइस? आई होप कि जोश जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि आज हम आ चुके हैं 13वें दिन पर, 13th डे, यानी कि हमारे 75 डेज हार्ट चैलेंज के हम और पास जो है 75 डेज हार्ट चैलेंज में हम और आगे बढ़ चुके हैं और 75वें दिन के और पास आ चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ हमारा जोश जो है वो और बढ़ता हमें दिखना चाहिए, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में नजर आ रहा है। तो ये जो जोश है वो और तेजी से बढ़ना चाहिए, ठीक है, और एकदम ऐसे मतलब छप्पर फाड़ के निकल जाना चाहिए यार। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 13 और हमारी देखो इसी क्लास के साथ आज डे 13 टॉपिक नंबर 13 के साथ हमारी फ्लेमिंगो बुक भी खत्म। सोचो 13 दिन के अंदर हमने 13 चैप्टर्स खत्म भी कर लिए, कितनी अच्छी बात है ना। और इन्हीं 13 दिन के बाद हम लोग 14वें दिन से यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी दूसरी बुक। जल्दी से बुक्स को खत्म करने के बाद ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, वोकैबुलरी सब कुछ आपको करवाया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक इंग्लिश की टेंशन आप लोगों को लेने की तो जरूरत बिल्कुल भी है ही नहीं। तो जल्दी से बताओ, शुरू करिए, क्या तैयार हैं आप सभी? हाउस द जोश? जल्दी जल्दी से कॉमेंट मुझे दिख जाने चाहिए, हाई और नॉट। मैं सोच रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ, आशा कर रही हूँ कि भाई आपका जोश बहुत ही ज्यादा हाई होगा और इसको हाई ही रखेंगे, इस जोश को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने देंगे। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए जितने बच्चे आ चुके हैं, और जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दो। देखो ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा तुम्हें रोज का अपना मेरे नाम तो करना ही करना पड़ेगा। रोज 12 बजे से 1 बजे का टाइम हमें मिलता है, ये 1 घंटा आप बस पूरा पूरा शिद्दत से समर्पित कर दो, ठीक है, मेरे को दे दो। और इस 1 घंटे में मैं आपको इतने प्यार से इतनी सारी चीजें समझा दूंगी, सिखा दूंगी, प्रैक्टिस भी करवा दूंगी कि उसके बाद इंग्लिश की टेंशन आप लोगों को नहीं रह जाएगी। पीडीएफ्स बहुत ध्यान से बनाई गई हैं, इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके इनसे पढ़ो, इनको प्रिंट आउट करो, जो करना है करो, बट इनको जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और ये ध्यान में रखते हुए कि तुम लोग इस बार लेकर आओगे 100 में से 100, ये मेरा वादा है। तो अब शुरू करते हैं हमारा डे 13 और ये दिख रहा है टाइगर भागता हुआ। तो ऐसा ही कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा संदेश है इस चैप्टर के पीछे, ठीक है। तो हम इसी को आज पढ़ेंगे और जल्दी से सब लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ, ठीक है, जो बच्चे आ चुके हैं। और यहाँ पे ये है हमारी लेखिका जिनका नाम है एड्रियन रिच, तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे इनका नाम, जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पे सबके कमेंट्स दिख जाने चाहिए। हमारी पोएट का नाम, ऑथर लिखा है, पोएट, ऑथर, राइटर का नाम जल्दी से आप लोग कॉमेंट कर दीजिए, एड्रियन रिच। एंड स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे हर एक बच्चा, नुज्जू, ठीक है, शिवांगी, हाँ जी, हर एक स्टूडेंट जो है वो, एक बार प्रशांत, हाँ जी, हर एक बच्चा जो है वो ध्यान रखेगा, किसका? वो हर एक बच्चा ध्यान रखेगा हमारे लेखक का नाम, ठीक है। एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, और इनकी स्पेलिंग का भी ध्यान दीजिएगा, ADRIENNE, सुप्रिया, ठीक है बेटा, है ना, RICH। तो ये एड्रियन रिच जो है ये हमारे लेखक का नाम है, लेखिका का नाम है। इस चैप्टर में बात किस बारे में की जा रही है? शुरू करें, पढ़ना स्टार्ट करें। चलो, सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए। बहुत प्यारा चैप्टर है, केवल 1 घंटा, और 1 घंटे में बहुत सारी चीजें आप सीख लोगे। चलो, तो ये जो चैप्टर है किस बारे में बात कर रहा है? देखो, बेशक हमारा समाज, हम लोग अपनी लाइफ में कितना ही टाइम अब बदल चुका है ना, जमाना बदल चुका है। बहुत लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है, टाइम बदल गया है। अब लड़कियों को वो इज्जत, वो औधा समाज में मिलने लगा है जो उनको हमेशा से मिलना चाहिए था। से कहते हैं ना, हमारे ग्रंथों में, हमारे पौराणिक जितने भी कथाएं हैं उसके अंदर बताते हैं ना कि औरतों का दर्जा हमेशा से ऊपर दिया है, भगवान ने भी उनको एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया है कि नहीं? पर कहीं ना कहीं हम इंसान जो है औरतों को वो दर्जा दे नहीं पाए। अब होता क्या है कि पहले के जमाने में भी आपने सुना होगा कि लड़कियों को बहुत ज्यादा दबाया जाता था, बेसिकली उनकी 55 में शादी करवा दी जाती थी। पुरुष प्रधान समाज रहा है हमेशा से, जहां पे पुरुष को प्रधान समझा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा है नहीं, मैं ये कहूंगी कि सब बराबर है, लेकिन इस तरीके से समाज जो है वो चलता है कि वो ये मान करके चलता है कि समाज को चलाने वाला भी पुरुष है, और पुरुष के अकॉर्डिंग ही समाज चलना चाहिए। जहां पे एक औरत को इतना ज्यादा दबा दिया जाता है, उसको इतना ज्यादा अपनी इच्छाओं को, अपनी नीड्स को इतना ज्यादा मार के जीना पड़ता है, वो इतनी डर के जीती है उस आदमी से और ऐसे समाज से कि वो बेचारी क्या है, घुट घुट के अपना जिंदगी काट देती है और उसकी मृत्यु भी ऐसे ही हो जाती है। शादी जो है एक जो अच्छा एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां पे पति पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ दे सके, वहां पर ये एक टाइम पर ये रिश्ता ऐसा माना जाता था जहां पे औरतों को, है ना, औरतों को डर करके, दब करके रहना पड़ता था। डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होती थी वो, कि भाई क्या है ना, घरेलू हिंसा भी हो रही है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमारी लेखिका
हमें इस चैप्टर के अंदर बताती है कि कैसे कि एक पुरुष प्रधान समाज जहां पे लोगों को ये तक, औरतों को ये तक बताया जाता है कि अरे अगर तुम्हारा पति तुमको मारता है तो तुम चुप रहो ना, ये तो कमरे के अंदर की बातें हैं, ये तो घर के अंदर की बातें हैं, चार दीवारी के अंदर की बातें हैं, ये इसके बारे में क्यों बताना, मारता है तो कोई नहीं, है ना, ये तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने देखा कि बहुत बहुत से ऐसे हम लोगों ने केसेस भी देखे जहां पे डाउरी दहेज के चक्कर में भी बहुत परेशान किया जाता था, है ना, लड़कियों को। तो यही वो इस चैप्टर के माध्यम से वो यही बता रहे कि कैसे ये जो रिश्ता है और इस रिश्ते का जो बोझ है वो एक औरत के ऊपर किस प्रकार आ पड़ता है, और वो कैसे डर डर के रह रही होती है, जहां पे वो बेचारी इतनी कमजोर, इतनी इतनी फ्रेजाइल, इतनी फ्रेल हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है, और इतना डर के रह रही होती है कि वो अपनी सारी महत्वाकांक्षा, अपने सारे सपने, आजादी वगैरह सब खो बैठती है, और ये केवल उसकी कल्पना का ही हिस्सा बन करके रह जाते हैं। जो आज़ादी उसको मिलनी चाहिए, जो उसे बोलने का हक, अपनी इच्छाओं को रखने का हक, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाती है, केवल एक कल्पना का हिस्सा बन के रह जाती हैं, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वास्तविकता में जो वो पुरुष होता है जिससे उसकी शादी हुई होती है, वो उसको इतना दबाता है, इतना पीड़ित रखता है कि वो औरत जो है वो हमेशा डर डर के ही जीती रहती है, और ऐसे ही एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। सो क्या उस एक रिश्ते के अंदर उस औरत को झेलना पड़ता है, किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में बात की जा रही है। तो बच्चे अगर थीम के बारे में पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, इस चैप्टर की थीम क्या है? आप बताओगे कि पावर ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब क्या है? पेट्रियार्की का मतलब है पुरुष प्रधान समाज, ये जो है ना, वो कैसे, ये क्या उसकी पावर है, और वो कैसे एक औरत को कंट्रोल करता है, उसके दिमाग को कंट्रोल करता है। चैप्टर के अंदर ये बात हो रही है बेटा, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कला और कलाकार। बोलते हैं ना आर्ट, आर्ट यानी कि कला, और उसका निर्माता यानी कि आर्टिस्ट कलाकार। आपको कला को समझने के लिए कलाकार को समझना पड़ेगा, और कलाकार को समझना चाहते हो बेहतर तो उसकी कला के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो हम कहते हैं ना कि कलाकार अपनी कला के माध्यम से वो चीजें पाने की कोशिश करता है जो शायद उसने कभी वो पूरी नहीं हो पाई, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है कि नहीं, है ना। और क्या होता है, और आपको समझना पड़ेगा ये जो कला है, कलाकार चाहे मर भी जाए लेकिन उसकी कला जो है वो हमेशा जिंदा रहती है, और इस बात का प्रतीक बन के रहती है कि उसके क्या सपने थे, क्या इच्छाएं थी। हमने देखा के बहुत अच्छे सिंगर थे, उनकी डेथ हो गई है कि नहीं, लेकिन हमने देखा ना कि उन्होंने जो इतने प्यारे गाने गाए, वो क्या सपने थे, क्या वो चाहते थे अपनी जिंदगी में, वो अपने शायद गानों के माध्यम से बताने की कोशिश करते थे। हमने कितने सारे गाने देखे, है ना। हम लोग देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं, वो चित्र, अगर पेंटिंग, कोई कलाकार है अगर कोई चित्र बनाता है, पेंटिंग करता है, या कोई गाने गाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कला के माध्यम से अपने सपनों, अपनी इच्छाओं के बारे में भी बात करते हैं। और ऐसे ही देखो आप, जब वो कलाकार चाहे मर भी जाए, अब के जो हैं वो बहुत अच्छे सिंगर थे, उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन आज भी उनकी जो कला है उसकी लोग सराहना करते हैं, और आज भी वो क्या है, आज भी वो कला लोगों के बीच में जिंदा है, और वो कला इस बात का प्रतीक बन के रहती है कि भाई देखो ना, वो इंसान क्या चाहता था अपनी जिंदगी में, क्या पूरा करना चाहता था, क्या पूरा कर लिया, क्या पूरा नहीं किया, है ना। आप लोग सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात करते हो, उनकी डेथ हो गई, वो क्या बातें करते थे, वो क्या क्या वो कहते थे, क्या उनके गाने थे, वो अब क्या है, वो अब केवल रह गए हैं ना सिर्फ लोगों के बीच में, क्योंकि कलाकार तो जा चुका है, लेकिन उसकी कला जो है वो क्या है, उसकी जो कला है वो आज भी हमारे बीच में जिंदा है। लोग आज भी उसकी कला की, उनकी कला की सराहना करते हैं, और वो कला ही उनका क्या है, प्रतीक है। उनके सपने, वो क्या सोचते थे, उनकी सोच क्या थी, वो क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी कला के माध्यम से पता चलता है। तो ऐसे ही होता क्या है कि अब हमारी जो यहाँ पर लेखिका है वो बताती है एक आंट जेनिफर के बारे में। अब आंट जेनिफर क्या है बेटा? आंट जेनिफर कोई सच्ची की आंटी नहीं है, उनकी किसी चाची की ताई या फूफी, इनका कोई नाम नहीं है ना जेनिफर। आंट जेनिफर प्रतीक है शादीशुदा जिंदगी में हर एक उस औरत का जो वैवाहित है, ठीक है ना। वो हर एक औरत को, आंट जेनिफर के माध्यम से वो हर एक औरत की जिंदगी के बारे में बता रही है जिसकी शादी हो चुकी है और जो ऐसी पीड़ा से गुजर रही होती है। आंट जेनिफर जो है वो कलाकार है, क्योंकि वो क्या निर्माण कर रही है, कौन सी कला का निर्माण कर रही है, वो ना एक्चुअल में कपड़े के ऊपर कढ़ाई बुनाई कर रही है। आप देख रहे हो, कढ़ाई बुनाई भी ना एक प्रतीक है। पहले के जमाने में, आजकल तो चलो टाइम बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन कहीं कहीं आज भी ये सोच जो है वो रहती है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा शायद कहीं ना कहीं कि लोगों की आज भी वो सोच है। एक लड़की को अगर खाना बनाना आता है, अगर उसको कढ़ाई बुनाई आती है, तो वो सर्वगुण संपन्न है कि नहीं, है ना। तो ये वो अब क्या है, उनसे वही उम्मीद की जा रही थी। ये कढ़ाई बुनाई, ये कपड़े के ऊपर कढ़ाई कर रही थी, और वो क्या बना रही थी, वो क्या बुन रही थी, वो बना रही थी शेर। अब यहां पर आप देखिए कि कलाकार जो कि खुद इतना ज्यादा कमजोर, जो इतना ज्यादा पीड़ित, जो इतना बड़ा क्या है, जो इतना शिकार बन रखा है एक पुरुष प्रधान समाज का, उसकी सोच का, दब करके रहता है, डर के रहता है अपने पति से, वो औरत शेर का निर्माण कर रही है। ये अपने आप में क्या दिखाता है, ये अपने आप में दर्शाता है कि उसकी उम्मीदें क्या थी। यहाँ पे कलाकार जो है अपनी कला के माध्यम से अपने उन सपनों को जीने की कोशिश कर रहा है। वो शेर जैसा शेर होता है ना, एकदम निडर, किसी से डरता नहीं,
है ना, कि लोगों से भी डरता नहीं, लोग बल्कि उससे डरते हैं। तो वो वैसा अपने आप को इमेजिन करती हैं, वो वैसी जिंदगी जीना चाहती थी और नहीं जी पाई, तो वो अपनी कला के माध्यम से शेर का निर्माण करती हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी से एकदम विपरीत है, ताकि वो उन सपनों को पूरा कर पाए। क्योंकि वो अब क्या है, अब वो जो आजादी है, वो जो महत्वाकांक्षा है, वो अब केवल उनकी कल्पना का हिस्सा बन के रह गया, वास्तविकता का नहीं। तो इस वजह से वो एक शेर का निर्माण करती है और वो बताती है कि कैसे क्या फर्क है कलाकार में, वो कलाकार की क्या क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, और उसने जो कला का निर्माण किया है, यानी कि उसके जो शेर उन्होंने बनाए हैं, उन शेरों की क्या अवस्था है, और कैसे फिर लास्ट में पैराग्राफ में हम देखते हैं, 3 पैराग्राफ की ये पोम है, लास्ट के स्टांजा में हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है। कि भाई देखो, कलाकार जो है वो तो एक दिन फिर भी इन्हीं सब बुरे अनुभवों का चक्कर में पड़ करके वो तो एक दिन मर जाएगा, लेकिन उसकी कला जो है वो इस बात का उसके मरने के बाद भी प्रतीक रहेगी कि वो औरत क्या सपने देखती थी, क्या महत्वाकांक्षाएं थी उसकी। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारी कविता है बेटा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और ये हमारी लास्ट पोम भी है, तो उसको जरूर ध्यान से पढ़ना। ये ना, इस पोम के अगर आप उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो हर साल इस पोम के क्या पूछे जाते हैं, इस पोम से हमेशा आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है, तो ये आप सेंट्रल आइडिया वहां पर लिख देंगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया हर बार आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेंट्रल आइडिया ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये पोम इतनी प्यारी और इतनी आसान है ना कि आप लोगों को मतलब यहां से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। इस पोम में क्या क्या कहां से सवाल आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको भी बताऊंगी क्लास में, ठीक है। हाँ देखो, अगर आपको वो ना समझ में आए तो आप ये वाली दूसरी वाली थीम भी लिख सकते हो कि पोम जो है ये डील करती है वो पैथेटिक, वो बहुत ही ज्यादा खराब हालत जो एक औरत, शादीशुदा औरत की होती है ना, पूरी दुनिया भर में। आंट जेनिफर जो है वो सिंबल है हर एक विवाहित औरत का, कि वो दर्शाती है किस हर एक विवाहित औरत को जैसे उनको सफर करना पड़ता है अपने उस पुरुष प्रधान समाज के हाथों या उस आदमी के हाथों जो उनको इतना ज्यादा दबा करके रखता है। ये पूरा क्या दिखाता है, ये कविता इस बारे में बात करती है, ठीक है बेटा। अब हम शुरू करते हैं हमारी पोम। अब देखो, ये जो स्टैंजा 1 है, यानी कि जो पहला पैराग्राफ है, ये दर्शाता है कलाकार के द्वारा निर्माण की गई उसकी कला का, कि क्या कला है, कैसी है वो कला। फिर वो सेकंड पैराग्राफ बताता है कि देखो इस कला का निर्माण करने वाले कलाकार की अवस्था, और थर्ड पैराग्राफ उनके बीच में कंपैरिजन दिखाता है। शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके। आर यू गाइस रेडी? सेशन को शेयर कर दीजिए यार, कब तक मुझे बोलना पड़ेगा, क्यों और मुझे बोलना पड़ता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे ये चीजें क्यों बोलनी पड़ती है। आपको खुद से क्यों नहीं लगता कि हाँ भाई मैम पढ़ा रही है, इतना अच्छा पढ़ा रही है, तो इस सेशन को शेयर करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, आप ही जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे आप भटकते भटकते इस चैनल पर आए और आपको एकदम से क्लास अच्छी लगी और आपको लगा कि यार मैम अच्छा पढ़ा रही है ना, तो ऐसे ही किसी और तक ये चीज पहुंचाओ, ताकि उसको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े जो आपने किया, उस तक वो चीज पहुंच जाए। एक अच्छे से अच्छा पढ़ाई करने वाला बच्चा जिसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए ताकि वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सके, तो उस तक ये वीडियो पहुंचानी है, तो इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। चलो तो अब हम शुरू करें, आर यू गाइस रेडी? स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across the screen, ठीक है। Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. अब क्या कह रहे हैं? When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with the ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? देखो स्टार्टिंग से इसको रीड करते हैं एक बार। तो वो कह रहे हैं कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो प्रांस कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मतलब मैम फोन चला रही हैं क्या वो, या उनके पास लैपटॉप है या टैबलेट है, क्या है? स्क्रीन का मतलब क्या है बेटा? स्क्रीन मतलब कि वो कपड़ा, जिस कपड़े के ऊपर वो कढ़ाई बुनाई बेसिकली एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। आपने देखा होगा, लड़कियों ने देखा होगा, जब आपकी मम्मी या किसी को आपने देखा हो घर पे एम्ब्रॉयडरी करते हुए, तो एक लकड़ी का एक ऐसे गोल सा वो होता है ना, जिसके अंदर वो कपड़ा फंसाती हैं और उसके ऊपर से कढ़ाई करी जाती है। तो वैसे ही उसी कपड़े को स्क्रीन कह रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो स्क्रीन है जिसके ऊपर वो कढ़ाई कर रही हैं, तो उस पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंट जेनिफर के टाइगर्स जो हैं वो प्रांस कर रहे हैं। प्रांस करने का मतलब बेटा ये देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं प्रांसिंग। जैसे एकदम ऐसे दौड़ के जा रहा है ना शेर, इसको कहते हैं प्रांस करना। प्रांस यानी कि दौड़ना। तो उन्होंने जिन शेरों को बनाया है वो ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे कि
जैसे कि वो उछलते हुए भागते हुए कहीं जा रहे हो, ऐसे उन्होंने कढ़ाई करी है उनकी। ठीक है, तो क्या प्रतीत हो रहा है, जैसे कि वो स्क्रीन पर, यानी कि स्क्रीन के एक, यानी कि वो जिस कपड़े पे उनको एम्ब्रॉयडर कर रही हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर भागते हुए जा रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये क्या है, ये बहुत ऐसे एकदम ब्राइट, एकदम चमचमाते, एकदम चमकीले पीले रंग के हैं। टोपेज एक पत्थर होता है, जैसे हम कहते हैं ना पन्ना, जैसे हम कहते हैं मोती, हीरा, ये सब क्या है, ये सारे हैं प्रीशियस स्टोन्स। सो वैसे ही एक पत्थर होता है टोपेज, ठीक है, पीले रंग का होता है ना। तो कह रहे हैं कि एकदम टोपेज के जैसा नजर आ रहा है ये जो इन्होंने बनाया है ना टाइगर, जिसका निर्माण किया है, तो वो एकदम ब्राइट कलर का टोपेज रंग के जैसा बनाया है उन्होंने। और वो डेनिजन है, यानी कि रहने वाला। डेनिजन मींस व्हाट, डेनिजन का मतलब होता है बेटा, डेनिजन यानी कि रहने वाला है। वो कौन सी दुनिया का, हरी भरी दुनिया का, यानी कि जो आंट जेनिफर ने टाइगर बनाया है वो जंगल के बीचों बनाया है। यानी कि उन्होंने पीछे पूरी स्क्रीन पर जंगल बनाया है, जंगल में उन्होंने पीले रंग का एकदम ऐसे है ना, सुनहरे और पीले से रंग का उन्होंने एक शेर बनाया है जो भागते हुए दौड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, वो बोल रही हैं कि ये जो शेर है ये तो उन लोगों से भी नहीं डरता जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, ये शेर उनसे भी नहीं डरता। यानी कि आंट जेनिफर ने पूरा प्रॉपर एक एम्ब्रॉयडरी करके सीन बनाया है कि यहाँ पेड़ है, पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पीछे जंगल है और शेर दौड़ते हुए आगे की ओर जा रहा हो। और वो शेर जो है वो उन पेड़ के नीचे खड़े हुए जानवरों से, उन जानवर नहीं, वो जो शेर जो है उन पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से भी नहीं डर रहा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो उन्होंने, आंट जेनिफर ने आदमी भी बनाए हैं, क्योंकि आंट जेनिफर खुद क्या है, आदमियों से, अपने पति से डरती हैं। पर वो यहाँ पर ये दिखाना चाहती है कि काश मैं भी इतनी पावरफुल होती, काश मेरे अंदर इतनी क्षमता होती, इतनी शक्ति होती कि मेरे को नहीं डरना पड़ता। वो अपनी उन उम्मीदों को, अपनी उन आशाएं को, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी उस आजादी को किसके थ्रू पूरा कर रही हैं, उन सपनों को वो पूरा कर रही हैं अपनी कला के माध्यम से। कि मैंने जो ये शेर बनाया ना, ये नहीं डरता, ये नहीं डरता आदमियों से, मेरी हालत चाहे कैसी हो, पर देखो मेरी जो कला है उसके अंदर मैं वो सपने जी रही हूं जो मैंने जिंदगी में अपने पूरे नहीं कर सकती। ठीक है, अब नीचे वो बता रहे हैं, लेकिन वहीं पर आंट जेनिफर की हालत देखो। अब उनके शेर तो जो है वो तो पूरा चल रहे हैं आगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो पूरी शान में, पूरी ब्रेवरी के साथ, पूरी, है ना, पूरी बहादुरी के साथ आगे चल रहे हो। लेकिन वहीं पर आंट जेनिफर की क्या अवस्था है, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फ्लटर कर रही हैं वूल में। यानी कि जब वो सुई को, आइवरी नीडल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी वो जो आइवरी नीडल है, आइवरी वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाथी के दांत से बनते हैं। तो आइवरी जो नीडल है, वो नीडल को वो उस कपड़े में डाल के वो हाथ उसे वो नीडल खींचे, सुई तक खींचने की कोशिश कर रही है ना एम्ब्रॉयडरी करते वक्त, वो सुई तक जो है वो उनसे खींची नहीं जा रही, वो धागा उनसे बाहर खींचा नहीं जा रहा, उनके हाथ जो है कांप जा रहे हैं। फ्लटर यानी कांप जाना, हाथ उनके इतने कांप जा रहे हैं। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये औरत कितनी पीड़ित है, कितनी डरी, कितनी सहमी हुई है कि उसका हाथ सुई तक नहीं खींच पा रहा, वो डर के मारे हाथ कांप जा रहा है कि उससे वो सुई खींचनी भी मुश्किल हो रही है। अब देखो जो वो भारी सा वजन है अंकल के द्वारा शादी की जो अंगूठी, बैंड, वेडिंग बैंड यानी शादी अंगूठी, यानी शादी की अंगूठी जो अंकल ने पहनाई है उसका जो वजन है वो आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर बहुत भारी है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी हीरे की अंगूठी ला करके दे दी है। शादी की अंगूठी प्रतीक है किस चीज का, शादी की अंगूठी प्रतीक है उस रिश्ते का। अंगूठी पहनाई है यानी कि जो रिश्ते में वो बंधे हैं वो रिश्ता उनके हाथ के ऊपर बहुत भारी है। हाथ यानी कि हाथ प्रतीक है उनकी जिंदगी का, कि जो शादी का ये जो रिश्ता है ना, ये उनकी जिंदगी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, उनकी जिंदगी बहुत डर डर के, कांप कांप के, सहम करके कट रही है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, है ना, बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे। आंट जेनिफर किसी और चीज का प्रतीक है, वो सभी औरतों का प्रतीक है। जो औरत क्या है, पूरी दुनिया भर में ऐसे एक शादी के रिश्ते में बंधी हुई है जहां पे उनको आदमी के हाथों क्या दबके रहना पड़ता है, उनके पास कोई आजादी नहीं होती। टाइगर्स हमारे जो हैं वो असल में प्रतीक है उस औरत की महत्वाकांक्षा और सपनों का जो वो बनना चाहती है, हासिल करना चाहती है। शादी के रिश्ते का मतलब, शादी की अंगूठी का मतलब है कि वो रिश्ता, और आंट जेनिफर के हाथ पे भारी है, हाथ है उनकी जिंदगी, कि वो रिश्ता जो है ना वो उनकी जिंदगी पे भारी पड़ रहा है। आगे वो बोलते हैं, अगले उसमें बताते हैं कि जब आंट जेनिफर मर भी जाएंगी ना, फिर भी उनका हाथ जो है वो फिर भी स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर बाय। ऑर्डियल्स यानी कि बैड एक्सपीरियंसेस, ऑर्डियल्स यानी बुरे अनुभव। वो कह रहे हैं कि आंट जेनिफर तो मर भी जाएंगी ना, तो उनकी जिंदगी में वो मरेंगी कैसे, इन्हीं सब बुरे अनुभवों से घिरी हुई वो एक दिन मर भी जाएंगी। वो शादी का रिश्ता जो है, वो जो अंगूठी है उनके हाथ में वो पड़ी रहेगी, वो अंगूठी नहीं निकलने वाली। वो कहते हैं ना वो फांसी का फंदा एक तरीके से डल गया हो गले में, तो कहने कि वो नहीं उनसे आजाद होने वाली, वो अंगूठी में ही हाथ पड़ा रहेगा। यानी कि जो जिंदगी है वो उन्हीं सभी बुरे अनुभवों से घिरी रहेगी, है ना, और वो ऐसे एक दिन मर भी जाएंगी। लेकिन उनकी कला का क्या होगा, कलाकार चाहे मर भी जाए, वो जो कला है, उनके जो टाइगर्स जो उन्होंने पैनल में बनाए थे वो उनके द्वारा बनाए हुए, फिर भी वो वैसे ही पूरी पूरी शान और शौकत के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, है ना, और निडर होंगे उतने ही। यानी कि वो मरने के बाद भी उस चीज का प्रतीक होंगे कि इसको बनाने वाला ना ये महत्वाकांक्षा रखता था,
उसके ये सपने थे कि वो भी उतना आजाद हो सके, वो भी उतना आजाद हो सके, वो भी अपने उन सपनों को उस तरीके से पूरा कर सके, वो भी जिंदगी में बिना किसी से डरे रह सके जैसे उनके शेर रह रहे थे। और ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी कविता। अब इस कविता में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है? सिंबल्स। ये यहां से आते हैं क्वेश्चंस कि भाई आंट जेनिफर के द्वारा, है ना, आंट जेनिफर का किस चीज का प्रतीक है? तो आप बताओ। आंट जेनिफर हर एक उस औरत का प्रतीक है जो इस दुनिया, इसमें पूरी दुनिया में क्या है, जो गुलाम बन चुकी है ना, पुरुष प्रधान समाज का, उनसे दबकी रहती है। आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए टाइगर्स इस बात का प्रतीक है कि वो उनके सपने और महत्वाकांक्षाओं को, डिजायर्स को दिखाते हैं कि आंट जेनिफर जितनी कमजोर है वो उतना ही क्या चाहती है। देखो हम जो जिंदगी में पा नहीं पाते, है ना, पर उसकी आशा तो रखते हैं, तो वो आशाएं जो है वो अपनी कला के माध्यम से पूरा कर रही हैं। उन्होंने फियरलेस, पावरफुल ऐसे टाइगर्स को बनाया है जो आजाद हैं। वेडिंग बैंड जो है वो दिखाता है क्या? वेडिंग बैंड उनका वो रिश्ता दिखाता है, जो रिश्ता क्या है, जिस रिश्ते के चक्कर में फंसी हुई है ना, जो समाज उनके ऊपर वो क्या है, वो रिश्ता थोप चुका है कि भाई तुम्हें अपने पति के गुलाम बन के रहना पड़ेगा। पति तो परमेश्वर है, वो तो चाहे मारे पीटे कुछ भी करे, आप रहो, डर के रहो, सहम के रहो, पर आप रहो। और वहीं पर अंकल जो है, अंकल क्या है, वो एक तरीके से वो ऑपरेसर हैं जो दबा रहे हैं उस औरत को, जो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और आंट जेनिफर जो हाथ है उनका, वो दिखाता है, उनकी जिंदगी को दर्शाता है। तो सिंबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूरी पोम जो है वो बात कर रही है कुछ और, लेकिन वो किसी और चीज का प्रतीक है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। क्वेश्चंस पता है क्या आते हैं कि आंट जेनिफर ने अपने से इतने अलग शेरों को क्यों बनाया? वो तो अपने जैसे शेर बना सकती थी ना, अपने जैसा कोई कमजोर सा जानवर बना सकती थी, क्यों करा? तो आप बताओ ना कि आंट जेनिफर के शेर उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, उनकी डिजायर्स और उनकी ड्रीम्स हैं वो, जो वो पूरे कर रही है अपनी कला के माध्यम से। कि भाई मैं नहीं बन पाई तो मैं ऐसे शेर तो बनाऊं कि जो क्या रह सके, जो कम से कम वो तो जिंदा है, वो तो जी रहे हैं खुल करके बिना किसी से डरे। तो इसलिए उन्होंने अपने से इतने अलग शेर बनाए। एक सवाल ये आता है कि भाई आंट जेनिफर के शेरों के बीच में और उनके बीच में क्या फर्क है? आप बताओ कि यही फर्क है कि वो जितनी कमजोर उतने ज्यादा पावरफुल उनके शेर, क्योंकि वो उनके ड्रीम्स को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप ये बताएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े आते हैं। अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस देखो, विजुअल इमेजरी। जब वो बोलते हैं कि उनके बनाए हुए शेर एकदम सुनहरे पीले रंग के हैं, जैसे कि मानो टोपेज का पत्थर, तो हमारे दिमाग में इमेजिन हो जाता है टोपेज का पत्थर। तो ये इमेजरी है। ठीक है, डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी डेनिजन मतलब रहने वाले, वो हरे हरे दुनिया के रहने वाले हैं, हरी भरी दुनिया के, यानी कि जंगल के रहने वाले। तो आप जब ये पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक कल्पना सी आ जाती है ना। आयरनी ये है कि भाई विडंबना तो देखो ऐसी है कि एक इतना कमजोर आदमी इतने खूंखार जानवर को बना रहा है जो किसी से न डरता हो, है ना। तो ये आयरनी है यहाँ पर। रिंग्ड विद ऑर्डियल्स क्या है बेटा? ये दिखाता है कि कैसे वो जो शादी है उस शादी के पूरे झंझट में फंसी हुई है, कैसे उनको दबाया जाता है। ठीक है, टेरिफाइड फिंगर्स क्या है बेटा? ट्रांसफर्ड एपिथेट है। टेरिफाइड एक इंसान होता है, भयभीत इंसान होता है, उंगलियां नहीं, पर यहां उंगलियों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एलिट्रेशन, फिंगर्स फ्लटरिंग, ये एफ एफ रिपीट हो रहा है। प्रांसिंग प्राउड, ये पी पी रिपीट हो रहा है। हाइपरबोली मतलब कि बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बोलना। वो बोल रहे हैं कि आंट जेनिफर का जो हस्बैंड के द्वारा दी गई वेडिंग रिंग है वो बड़ी भारी है, मैसिव वेट, मैसिव यानी पता नहीं कितनी टन की हो, है ना। तो यहां से वो दर्शाना क्या चाह रहे हैं? यहां से वो देखो बढ़ा चढ़ा के बात बोली जा रही है, क्योंकि उनके कहने का अर्थ ये नहीं है कि शादी की अंगूठी जो है वो बहुत भारी है, वो कह रहे हैं रिश्ते का जो भार है जिंदगी पे वो बहुत भारी पड़ रहा है। और पैराडॉक्स क्या है? आंट जेनिफर ट्रेम्बलिंग एंड मास्टर्ड वुमन क्रिएट्स फ्री एंड कॉन्फिडेंट टाइगर्स। मतलब देखो पैराडॉक्स यानी कि दोनों सिचुएशंस कितनी एक दूसरे से अलग हैं। ये देखो कि एक औरत जो क्या है, जो पूरे जिंदगी भर वो किसी की गुलाम रही, उसने इतने आजाद शेरों को बना दिया। तो ये दो आपस में दोनों चीजें जो है, दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने ऑपोजिट हैं, ये होता है पैराडॉक्स। ठीक है बेटा, तो ये हुए आपके पोएटिक डिवाइसेस। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चैप्टर बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, सब देख रही हूं मैं कमेंट्स में। चलो अब ये क्या बोल रहे हैं आगे? वो कह रहे हैं कि ये जो आपके सामने पैराग्राफ दे दिया, अब इससे संबंधित सवालों का जवाब दो। वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड कॉल्ड टेरिफाइड? उनके हाथों को टेरिफाइड क्यों बोला जा रहा है? पहले तो ये बताओ, हाथ का मतलब है जिंदगी। हाथ क्या है? हाथ जो है वो प्रतीक है एक जिंदगी का, जो जिंदगी उन्होंने हमेशा लोगों से दब के रह करके ही काट दी, अपने पति से दब कर रह करके ही काट दी, है ना। ये आप बताओगे कि वो डरी हुई है, वो इतना ज्यादा उनको डोमिनेट किया जाता है, इतना दबाया जाता है कि इस वजह से क्या हो गया कि वो डरी हुई है, इसलिए उनके हाथ जो है वो भी टेरिफाइड बताए जा रहे हैं। अगला आप बताओ, व्हाट आर दे स्टिल रिंग्ड विद? वो किस चीज से अभी भी बंधे हुए हैं? तो वो अभी भी उन ऑर्डियल्स, कविता के इस पैराग्राफ में स्टैंजा में देखो, वो अभी भी क्या है? वो अभी भी उन ऑर्डियल्स यानी बुरे अनुभवों से बंधी हुई हैं, और वो उसी में, है ना, उन्हीं बंधनों में और उन्हीं मुश्किलों में बंद करके मर भी जाएंगे एक दिन।
व्हाट विल हैपन टू द टाइगर्स आफ्टर हर डेथ, उनके मरने के बाद टाइगर्स का क्या होगा, वो तो वैसे ही रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड हो, वैसे ही अपने है ना चलते रहेंगे एकदम फ्री, ठीक है, फ्रीडम के साथ। अगला पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ पूछ रहा है कि भाई व्हाई आर द टाइगर्स कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर्स, टाइगर को आंट जेनिफर के टाइगर क्यों बोला है, क्योंकि टाइगर आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए हैं और वो आंट जेनिफर के ड्रीम्स और डिजायर्स को दर्शाते हैं। तो आप ये लिखोगे, सिंपल सा है ना। हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड हियर, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो अब ये पैराग्राफ में क्या बताया कि वो हरे भरे दुनिया यानी जंगल के रहने वाले हैं, ब्राइट टोपेज हैं, ब्राइट कलर है उनका, टोपेज पत्थर के जैसा। बताइए कि वो कैसे है, वैसे ही कलर्ड है ना, और वो कहाँ रह रहे हैं, वो बहुत स्लीक यानी कि बड़ी एकदम शान के साथ, एकदम करेज है ना, बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किसी से डरते नहीं। वो आंट जेनिफर से कैसे अलग है, आंट जेनिफर उतनी ही कमजोर है, टिमिड है, वीक है, बेचारी बोझ के तले दबी हुई है, उसको कोई और क्या है कंट्रोल कर रहा है। उतने ही टाइगर्स जो हैं वो ब्रेव हैं, फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है, स्लीक है। टाइगर्स की खूबियां जान के रखिए कि कविता में कैसे बताया गया है, और आंट जेनिफर की खूबियां जान के, खूबियां तो क्या ही, लेकिन आंट जेनिफर के बारे में जान करके रखिए कि उनको कैसे दर्शाया गया है, ठीक है। अब शिवल्रिक का मतलब क्या है, शिवल्रिक मींस ब्रेव, ठीक है बच्चों, शिवल्रिक मींस ब्रेव। अगला क्वेश्चन, टाइगर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एकदम आंट जेनिफर से अलग है। मैंने बताया ना ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जरूर देखना। टाइगर और आंट जेनिफर के बीच में क्या फर्क है, टाइगर को आंट जेनिफर से कैसे अलग अलग दिखाया है, आंट जेनिफर ने टाइगर को ही क्यों बनाया, या आंट जेनिफर ने ऐसे जानवर को क्यों बनाया जो उनसे इतना अलग है। सवाल के अलग अलग पूछने का तरीका है, लेकिन जवाब एक ही होगा कि देखो टाइगर्स जो है वो इतने निडर हैं, इतने ज्यादा बहादुर हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं, है ना, और आंट जेनिफर एकदम विपरीत है। और टाइगर्स क्या दर्शाते हैं, आंट जेनिफर के ड्रीम्स और डिजायर को दर्शाते हैं जो वो पाना चाहती हैं पर पा नहीं पाई। तो आप यही समझाओगे इसके अंदर बेटा कि वो खुद इतनी क्या है, खुद इतनी ऑप्रेस्ड है ना, खुद इतनी दबी हुई है। और चैप्टर की थीम अगर बताओगे तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, ये आ सकता है, सेंट्रल आइडिया पूछ लेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यही बताओगे कि कैसे पोम बताती है कि क्या फर्क है, कैसे है ना एक औरत को शादी के रिश्ते में कैसे दबाया जाता है, क्या क्या उसको दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां उसको झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स उसके सामने आते हैं, ठीक है, आप ये बताओगे। What does Aunt Jennifer's creation of tiger symbolize? देखो Aunt Jennifer ने टाइगर को बना करके क्या दर्शाते हैं, क्या Aunt Jennifer ने टाइगर्स क्यों बनाए, तो उनकी डिजायर्स, उनके ड्रीम्स, यही बताओ कि भाई वो उनकी डिजायर्स हैं, वो उनके ड्रीम्स हैं, वो वैसा रहना चाहती थी, वो वैसा कर नहीं पाई, तो उन्होंने अपने टाइगर्स, अपनी क्रिएशन, अपनी आर्ट के थ्रू उन्होंने उन सपनों को पूरा करने का कोशिश किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब व्हाट डू टाइगर्स एम्ब्रॉयडर बाय आंट जेनिफर ऑन द पैनल सिग्निफाई। अब देखो सवाल पूछने का तरीका बदल गया कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो उनके सपने दर्शाते हैं, वही लिखेंगे हम लोग। और अगला पूछ रहे हैं कि टाइगर्स को डिस्क्राइब कर दो, तो बता दो भाई वो बहुत निडर हैं, वो बहुत एकदम शानो शौकत में चल रहे हैं, अपना किसी से डरते नहीं, वो पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से भी नहीं डरते, है ना, वो फ्री हैं एकदम, ठीक है। तो ये बताओ कैसे, वो जंगल के रहने वाले हैं, ब्राइट टोपेज कलर के हैं, ये सब आप बताएंगे, और वो दर्शाते हैं आंट जेनिफर के सपनों को, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑर्डियल्स, किन दिक्कतों से आंट जेनिफर जो है वो, किन बुरे अनुभवों से बंधी हुई, और ये क्या दर्शाता है ना, तो आप बताओगे कि भाई आंट जेनिफर जो है वो उन सभी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज में, है ना, उसका शिकार हो चुकी है, वो पीड़ा, वो दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पे रिंग्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि उनके मरने तक वो इसी तरीके से उन्हीं चीजों से फंसी रहेंगी, उन्हीं चीजों से प्रभावित रहेंगी, अफेक्टेड रहेंगी, ठीक है ना। उनका जो हस्बैंड है वो उनको इतना डोमिनेट करता है कि वो उसी ऐसी ही जिंदगी काटी और इसी में इनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। वहीं पर जबकि उनके जो टाइगर्स हैं वो फ्री रहेंगे उनके मरने के बाद भी, वो इस चीज का प्रतीक रहेंगे कि वो क्या चाहती थी औरत अपनी जिंदगी में, ठीक है, वो उनकी आर्टिस्टिक क्रिएशन है, ये सभी आप बताओगे। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो कहता है आंट जेनिफर के मरने के बाद क्या होगा, तो आप बताओ कि उनके जो टाइगर्स हैं वो ऐसे ही प्राउड होके घूमते रहेंगे, है ना, और वो दर्शाते रहेंगे कि औरत जो है वो अपनी जिंदगी में क्या चाहती थी, ठीक है। और इसी के साथ होता है हमारा डे 13 भी कंप्लीट। तो देखा कितनी जल्दी हम लोगों ने ये जो पोम है वो भी खत्म कर ली। तो 75 डेज आर्ट चैलेंज के डे 13 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि यू गाइज आर वेरी हैप्पी कि हमने एक बुक पूरी खत्म कर दी भाई। तो देखो ना आधा बोझ कम हुआ कि नहीं हुआ। अब वो सर पे इतनी सारी किताबों का बोझ था, इंग्लिश की 2-2 किताबें, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, उनमें से एक किताब का बोझ तो अब तुम हटा सकते हो यार। वो तो आपका 13 डेज के अंदर पूरा मैंने बुक खत्म करवा दी है। अब हम शुरू करने वाले हैं विस्तास। तो देखो यही मैंने बोला ना हमेशा कि आपको केवल 1 घंटा अपना मेरे नाम करना है, अपने टाइम का। 24 घंटे में से 1 घंटा आप बस मुझे दे दीजिए। क्लास के बाद आपको घर पर बैठ करके सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, वो मेरी गारंटी है।
और प्रैक्टिस भी किस चीज की, आंसर लिखने की प्रैक्टिस, लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे। मैंने वीडियो भी बना करके डाली है भाई, आंसर लर्न करे नहीं जाते, बना के लिखे जाते हैं इंग्लिश में। और अगर चाहो तो मैं ये भी बता दूंगी कि भाई कैसे बना करके लिखने हैं, वो मैंने बताया भी है पहले, ठीक है। तो बस आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। जिस दिन आंसर, एक चैप्टर की प्रैक्टिस करो अगले चैप्टर में, जिस दिन आंसर लिखना आ गया ना बेटा बना करके, उस दिन वो काम भी डन है। फिर आपको आंसर्स भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्लास के अंदर क्या है, केवल लिख करके प्रैक्टिस कीजिए आंसर्स की। क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा दूंगी, सारी चीजें मैं सिखा दूंगी। सो आज हम लोगों ने एक टॉपिक भी खत्म करा डे 13 में, और उससे रिलेटेड 10 सवाल भी कर लिए हैं, और इसी के साथ हमारा डे 13 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि थोड़ा सा सेटिस्फाइड होगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। जो बच्चा कह रहा था अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो कम से कम ये तो कह सकता है कि मेरी एक किताब तो खत्म हो चुकी है। तो मैंने यही कहा था कि बस इस 75 डेज हार्ड चैलेंज में मेरे साथ जुड़े रहो, डटे रहो। हम डटे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, और देखना इसको फोड़ के ही रहेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं जो हमसे बड़ी हो, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे आड़े आ सके, सीधी सी बात है कि नहीं, है ना। कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे बीच में आ सकती है और हमसे बड़ी होगी। सारी चीज हम लोग कर लेंगे यार, धीरे धीरे। बस मेहनत करने का जो ये जज्बा है ना, वो नहीं हटना चाहिए। जिसने ये जो मेहनत करने से कतरा गया, वो तो समझो वहीं हार गया। और जिसने ये ठान लिया ना कि मेहनत करने से नहीं कतराऊंगा, उसने आधी रेस तो वहीं जीत ली। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। तो मेहनत करने से अगर कतराते नहीं हो ना, तो आधी जंग तुम जीत चुके हो, बाकी की आधी मैं करवा दूंगी, टेंशन ना लो। और इसी सेशन को आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को यार शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और मैं आप सभी प्यारे बच्चों से मिलूंगी अब हमारे डे 14 में। तो तब तुम फ्री हो, छुट्टी हो गई अब तुम लोगों की। डे 13 भी हमारा खत्म, अब मिलेंगे डे 14 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों।